हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वरुण शर्मा आपका जिला विज्ञान में स्वागत करता हूं। तो आज का जो ये सेशन है वो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने क्या किया है कि आप सभी को जो करंट में 10th में थे उन सभी को प्रमोट करने का फैसला लिया है और 12th क्लास के आपके एग्जाम होने हैं। तो आज इस सेशन में हम यही बात करेंगे कि जो आपको प्रमोट किया जाएगा वो किस बेसिस पे किया जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद अगर आप 10th के अंदर पास हो जाते हैं तो आप कौन सी स्ट्रीम चुने, क्योंकि स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कई बार बच्चे गलत डिसीजन ले लेते हैं जिस वजह से उन्हें पूरी जिंदगी भर इस चीज को झेलना पड़ता है। तो इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप जरा इस नोटिस को ध्यान से देखिए जो आपका कब आया था, 14 अप्रैल को आया था। तो इसके अंदर आपका लिखा हुआ है कि जो क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे पास किया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, इस मतलब को हम यहां पर समझते हैं। तो अगर आप इसको गूगल करेंगे ना तो गूगल पे आपको कुछ ये डेफिनेशन नजर आने वाली है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फैक्चुअल पीसेस की इंफॉर्मेशन होती है, इंडिपेंडेंट होता है नेगोशिएशन के ऊपर। तो ये डेफिनेशन पढ़ के आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, बट अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं तो इस चीज से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले सीबीएसई हर केस में क्या करता था ना, एक रिजिड इंस्टीट्यूशन की तरह एक्ट करता था। मतलब उसी के डिसीजन होते थे, हर चीज उसी की होती थी। वो आपको बताता था कि अब ऐसे ऐसे होने वाला है, बट अब वो कैसे एक्ट करेगा ना, वो नेगोशिएशन पे एक्ट करेगा। तो एक पार्टी क्या होंगी, स्टूडेंट्स होंगी, और दूसरी पार्टी आपकी क्या होने वाली है, सीबीएसई होने वाली है। और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, नेगोशिएशन से एक आपके ऐसे रिजल्ट पे आएंगे कि जो आपके फेवर में होगा। पहले सीबीएसई हर चीज में अपने आप को आगे रखती थी, एक रिजिड फर्म इंस्टीट्यूशन की तरह एक्ट करती थी, बट अब आपको आगे रखा जाएगा और आपकी बातें को सुना जाएगा। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि जो उसे मार्क्स मिले हैं वो गलत मार्क्स मिले हैं तो वो क्या कर सकता है, वो बच्चा जाके सीबीएसई के अंदर कंप्लेन कर सकता है और उसको दोबारा भी वहां पर एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आपका किस बेसिस पे बनने वाला है, हालांकि अभी तक सीबीएसई ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं बताई है कि हम इस बेसिस पे बच्चों को मार्क्स देंगे, पर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको प्री बोर्ड, जो आपका प्री बोर्ड होता है उस बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपको जो आपके इंटरनल असेसमेंट हुए उसके बेसिस पे, जो आपने पोर्टफोलियो बनाया था उस बेसिस पे, तो इन सभी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार सीबीएसई ने कुछ ये क्राइटेरिया बनाया था बच्चों को प्रमोट करने के लिए। यानी अगर कोई स्टूडेंट है जो आपके 3 से ज्यादा एग्जाम दे चुका है तो आपके क्या होगा कि तीनों एग्जाम की क्या निकाली जाएगी, आपकी एवरेज निकाली जाएगी, और जो पेंडिंग पेपर्स है उनको वहां पर छोड़ दिया जाएगा। अगर मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की बात करूं कि जिन्होंने आपके क्या किया है, सिर्फ 2 या 2 पेपर के आसपास दिए, तो उन दोनों की क्या किया जाएगा कि जो भी आपका हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनकी एवरेज निकाल के आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। और थर्ड क्या था कि फॉर स्टूडेंट हु हैव नॉट अपीयर्ड इन द लेस देन 3 एग्जाम्स, यानी तो उसने एग्जाम दिए ही नहीं थे बोर्ड के, तो उनके लिए क्या होगा कि उनके बेसिस पे इंटरनल, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट जो था उन बेसिस पे उन्हें पास किया जा सकता है। तो ये था पिछले साल की या 2020 की कहानी थी। 2021 में क्या होने वाला है कि 2021 के अंदर आपको किस किस बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे, प्री बोर्ड के बेसिस पे दिए जाएंगे, आपके पोर्टफोलियो के बेसिस पे दिए जाएंगे, आपने जो इंटरनल एग्जाम हुए थे उन बेसिस पे दिए जाएंगे, आपके प्रैक्टिकल भी कंडक्ट हो चुके हैं। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। काफी बच्चे कह रहे थे कि सर प्री बोर्ड के बेसिस पे मिलेगा, तो यहां पर तो हमने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, यहां पर हम फेल थे, तो क्या हमारे बोर्ड्स के अंदर भी हम फेल हो जाएंगे? ऐसा नहीं होने वाला। सीबीएसई आपकी हर चीज को काउंट करेगा। ये मतलब नहीं है कि आपने पिछले एग्जाम में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो क्या होगा, आपने पूरे साल यानी फुल ईयर के अंदर जैसा भी आपने परफॉर्म करा है 2020 में, उन सभी का लेखा जोखा किसके पास होगा, आपके टीचर्स के पास होगा, और वही आपको जो सीबीएसई क्राइटेरिया बनाएगा उन बेसिस पे आपको मार्क्स देने वाले हैं। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब बात ये उठती है कि काफी बच्चों को इस बारे में पता लग चुका होगा कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, कि अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम कौन सी स्ट्रीम को चूज करें आफ्टर क्लास 10th, साइंस को लें, कॉमर्स को लें या ह्यूमैनिटीज को लें। तीनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनके बारे में पता हो तो
कि आप किस कैटेगरी में फिट आते हैं। तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज क्या है कि अगर ये वाला डिसीजन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये डिसीजन आपका फर्स्ट डिसीजन होता है जो आप अपने बेसिस पे लेते हैं, और यही चीज़ आपकी फाउंडेशन रखती है क्लास 11th एंड 12th की। अगर आपने साइंस लिया तो आपको साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपने कॉमर्स लिया तो आपको कॉमर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यानी ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है कि आप कौन से सब्जेक्ट को चुने, क्योंकि अब अगर आपने कोई गलत सब्जेक्ट को यहाँ पर चूज़ किया तो आपको वो सारे सब्जेक्ट 11th और 12th में पढ़ने पड़ेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पर हो सकती हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करूं तो कौन कौन सी हमारे पास स्ट्रीम्स हैं। 3 स्ट्रीम्स हमारे पास होती हैं, एक साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। तो अगर हम तीनों के बारे में बात करेंगे, तीनों आपकी क्लास 10th के बारे में ली जाती है। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम अगर आपने ली तो वो क्या करता है, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है ना उन सभी के लिए फाउंडेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ CA हो गया, जितनी भी मार्केट की चीज़ें होती हैं, BCom हो गया, आपके अकाउंटेंसी हो गया, तो ये सब जितने भी आपका रियल वर्ल्ड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, इन सब की फाउंडेशन आपका ये कॉमर्स स्ट्रीम रखता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो कॉमर्स का मतलब है आपका बिजनेस। तो जो बच्चा बिजनेस के अंदर CA के अंदर अकाउंटेंसी, पैसों को संभालना, इन सब चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट रखता है तो उसको कॉमर्स स्ट्रीम लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इसके अंदर चैलेंजेस आते हैं और बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की भी नीड होती है। अभी जब इस बीच में आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ था, आपका एक नया सिस्टम आया था, टैक्स सिस्टम, तो सभी चीज़ों में आपके कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों की नीड होती है जो आपके CA बनते हैं। ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैरियर ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी। इसके अंदर आपका कभी भी रिसेशन नहीं आया है। जब आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ था, आपके जब भी टैक्स भरा जाता है तो उस टाइम पे आपकी CA की नीड होती है। तो उस टाइम पे जिन बच्चों ने कॉमर्स की होती है वो CA बनते हैं जनरली, और वो क्या करते हैं, अच्छा एक मैनेजमेंट बैकग्राउंड अपना सेटल करते हैं। तो ये वाली स्ट्रीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे 11th 12th में? इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इसके साथ मैथ्स भी कई बच्चे लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और आपका फिर इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस। तो ये वाली काफ़ी अच्छी है। जिनको बिजनेस और इकोनॉमी में काफ़ी इंटरेस्ट हो वो इसको आपका चूज कर सकता है। अब बात करें आपसे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की, तो ये वो बच्चे लेते हैं जिनको आपके आर्टिकल्चर, आर्ट, रिलीजन, ह्यूमैनिटी और हमारे इंडिया के आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना बहुत पसंद है, उन्हें फैक्ट याद करना बहुत पसंद है कि ऐसी चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है। ये वाले बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि ह्यूमैनिटीज़ को जो बच्चे लेते हैं क्लास 11th एंड 12th के अंदर, वो जर्नली आपके UPSC की और आपके जो स्टेट सर्विसेज होती हैं PCS की, SSC की, इन तैयारियों के अंदर ज़्यादा सक्सीड करते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह देखता है, जो 11th 12th में UPSC और PCS को अपना मेन टारगेट रखता है, तो 11th एंड 12th में वो ह्यूमैनिटीज़ लेता है। ग्रेजुएशन में जाके वो BA प्रोग्राम जैसे कोर्सेज लेता है जो उसको आगे जाके फ़ायदा करने वाले हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यही बातें मैंने आपको यहाँ पर बता रखी हैं कि हमारे सिटीजन्स के बारे में, ह्यूमैनिटीज़, डेमोक्रेसी के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब इसको आपके अंदर पढ़ने को मिलती हैं। सब्जेक्ट्स आपको मैंने इसके ऑलरेडी बता दिए। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस क्या है बेटा, आपकी एक सिस्टमेटिक स्टडी है इन्वेस्टिगेशन की, जो आपके नेचुरल फिनोमेना को डिफाइन करती है। अगर आपको यहाँ पे साइंस में क्या होगा, आपको थ्योरेटिकल चीज़ें मिलेंगी, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन होंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती है कि जो आसपास आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं वो क्यों हो रही है, उनके पीछे रीजन क्या है। तो सारे रीजन आपको देखने को मिलेंगे। जो हर चीज आपके आसपास गिरी हुई है उसका होने का पीछे एक्चुअल मोटिव क्या है, क्यों हो रही है, उन सभी के पीछे फिनोमिना है। जैसे अगर आपके साए का ब्लू कलर नजर आना, ये सब चीजें, तो बहुत चीजें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टर्म्स में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। बहुत ज्यादा वास्ट है आपकी। आप काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अपनी आंखों से देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। 3 पार्ट में डिवाइड होता है जनरली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आपको इन तीनों के बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बायो के बारे में बताऊं तो आपको जो भी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होंगी, यानी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, आसपास
एनिमल से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको बायोलॉजी में पढ़ाई जाएंगी। फिजिक्स के अंदर आपको मोशन, स्पेस टाइम, आपको मिरर्स, लेंसेज के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में, एंगुलर मोमेंटम्स क्या होते हैं, जितने भी काइनेटिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। केमिस्ट्री के अंदर आपको मैटर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि मैटर, एटम, मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं, कैसे वो आपके प्रोसीड करते हैं, क्या क्या चेंजेस उसके अंदर नजर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें नजर आने वाली है। तो साइंस के लिए कैरियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई बच्चा साइंस को ऑप्ट करता है तो उस ऑप्ट करने के बाद अगर वो चाहता है कि भैया मैं आपका 12th मैंने इससे कर ली, इसके बाद मेरे को यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा, मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में वहाँ चला जाऊँ, यानी मैं आपके बीए प्रोग्राम कर लूँ ग्रेजुएशन में, तो वो ईजिली कर सकता है। बट बीए प्रोग्राम वाला बच्चा अगर सोचे कि भैया मैं 12th के बाद बीएससी कर लूँ, तो वो ये चीज़ नहीं कर सकता। तो ये एडवांटेज हो जाता है किसका, आपका साइंस से करने के लिए। बट अगेन जो चीज आपको पसंद है आप उसी को फोकस करना, ये मत सोचना कि ये आपका ये ऐसे कर रहा है, मेरा दोस्त वहां ले रहा है। दोस्त आपके साथ नहीं रहेंगे, पेरेंट्स के प्रेशर में नहीं आना कि पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि एट द एंड आपको लाइफ अपने बेसिस पे जीनी है। अगर आप अभी अपने डिसीजन के ऊपर ढंग से खड़े नहीं होगे तो आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने यहां पर देख ली। अगर इंडियन करिकुलम में बात करें तो 3 आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं और 2 आपके कैसे होते हैं बेटा, आपके साइड सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपकी इसकी बात करूं साइंस की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, काफ़ी बच्चे बायो भी लेते हैं, इसके साथ आपको इंग्लिश मिल जाता है, फिजिकल एजुकेशन मिल जाता है, इंजीनियरिंग, ड्राइंग मिल जाता है। तो ये सारा आपका साइंस का केयर है। ऐसे ही आपका कॉमर्स में चलता है। काफ़ी बच्चे साइंस के साथ साथ आपका इकोनॉमिक्स भी अपना एक एडिशनल सब्जेक्ट भर देते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है बच्चों के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आपसे पूछा जाए कि सर हम कैसे आपका डिसाइड करें कि हम क्या लें, तो पहली चीज़ है कि आप डिफरेंट कोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ पे एक बार रिसर्च कीजिए। आपको जिस फील्ड में जाना है उसके कोर्सेज देखिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे बस अभी डिसीजन लेना है कि 11th 12th में कौन सी स्ट्रीम लेनी है। आप ये सोचिए कि इसके बाद मुझे ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, और ग्रेजुएशन के बाद मुझे कौन सी जॉब करनी है, कौन सा बिजनेस करना है। इस चीज़ों के बारे में सोचते चलिए, क्योंकि अगर आपका एक रोड मैप तैयार होगा ना, तो आप धीरे धीरे एक क्या करते रहेंगे, हर सीढ़ी को पार करते रहेंगे। अब आप यहीं पर एकदम इनिशियल खड़े हैं और आपको पता ही नहीं आगे कहां जाना है, तो आप बहुत ज्यादा वहां पर कंफ्यूज होने वाले हैं। ठीक है, मार्केट के ट्रेंड्स को देखिए। जैसे आजकल आपको पता है हर चीज ऑनलाइन हो रही है, तो ऑनलाइन शिपमेंट में आप कैसे इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजों को देखिए, क्योंकि 2025 और 2030 तक सारी चीज़ें आपकी डिजिटलाइज होने वाली हैं। कोई भी चीज़ आपकी ऑफलाइन नहीं रहेगी, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आपको पता है कि आईआईटी हो गया, जेई का हो गया, आपका नीट का हो गया, सीए के लिए होगा, इंटर एग्जामिनेशन होते हैं, सीपीटीज होते हैं, तो वो आप आराम से दे सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, उसके बेसिस पे आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। अपना आइडेंटिफाई करो कि आपका पैशन क्या है। काफ़ी ज़्यादा एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, तो वो आप एप्टीट्यूड टेस्ट देके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका एक्चुअल पैशन क्या है, क्योंकि बिना पैशन पता लगे आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर मैं बताऊं कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, तो पैशन को फॉलो करने से क्या होगा कि आपको अपना काम नहीं लगेगा। आप 8 घंटे के काम को आप 12 से 15 घंटे भी कर सकते हैं, और ये आपको काम ये कभी होगा जब आपको काम करने में मजा आएगा, और आप यहां पर अपनी प्रोडक्टिविटी क्या दे पाएंगे, ज्यादा दे पाएंगे। समझ में आया वाला बात? ठीक है, अगर आपको और भी ज्यादा कोई दिक्कत आती है तो आप एक कैरियर काउंसलिंग ले सकते हैं। बहुत ज्यादा ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग अवेलेबल है। मैंने आपको इतनी बातें समझाई, तब भी आपको कोई डाउट रहता है कि यार मुझे और नहीं है, तो आप कैरियर काउंसिल की भी आप सजेस्ट ले सकते हैं। बट सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पीयर प्रेशर में मत आए। आप पेरेंटल एडवाइस को लें, पर एज अ एडवाइस लें, उनका डिसीजन अपने ऊपर मत थोपें। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा एक स्टूडेंट था, वो 10th में था, मैंने उसको बोला कि आप साइंस लो, आप साइंस के लिए अच्छा हो, बट उसके पेरेंट्स ने फोर्स करके उसको 11th के अंदर आपका साइंस स्ट्रीम दिला दी। 11th उसने बड़ी मुश्किल से निकाली, 12th के अंदर आया। अब मेरे पास दोबारा उसका फोन आया कि सर मुझे 11th के अंदर साइंस ही लेनी चाहिए थी, अब आप मुझे बताइए सर आप मुझे कैसे पढ़ा सकते हैं, और मुझे 11th में साइंस ही लेनी है, मैं दोबारा शुरू करूंगा। यानी 1 साल उसने ड्रॉप किया। अब ये 1 साल का ड्रॉप आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप किसी यूपीएससी की या किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हैं, तो वहां पर ये 1 साल का ड्रॉप बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपके सारे दोस्त 1 साल आगे हो जाएंगे, और इसके साथ 1 साल पीछे होना काफी ज्यादा मैटर करता है। यानी आप 365 दिन आप दोबारा आप उस चीज को पढ़ेंगे।
तो ये वाले पॉइंट आप यहां पर जान रखिए। आप अपने इंटरेस्ट को देखिए, क्या आपका इंटरेस्ट है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस चीज के ऊपर बने हैं, आप किस काम को करने के लिए। हर कोई बंदा एक काम नहीं कर सकता ना, हर कोई बंदा एक चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अगर मैं पढ़ाने में एक्सपर्ट हूं तो मेरे को क्या पता सॉफ्टवेयर वाले के बारे में नॉलेज ना हो, वो आपको ज्यादा नॉलेज हो। तो हर कोई चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो ये बात सबकी फैक्ट है। आप अपना इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, आप अपनी पर्सनैलिटी को देखिए कि वो किस पे मैच करता है, और अपना एप्टीट्यूड टेस्ट देखिए भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो लास्ट में बस यही बात बोलूंगा कि जो चीज अच्छी लगे उस चीज को आप कीजिए, अपना सक्सेस आपके पास बहुत ज्यादा अपने पास आ जाएगी। मार्केट ट्रेंड्स को देखिए, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में रिसर्च कीजिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह देखिए, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा उस फील्ड में आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो चैनल को अगर आप नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि काफी ज्यादा चीजें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।